नमस्कार बच्चों, मैं हुकम सिंह, टीजीटी सोशल साइंस। आज हम शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा जारी कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट संख्या 40, जिसकी दिनांक है 6 अक्टूबर 2020, जो कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं पाठ से संबंधित है और यह हमारी भूगोल की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। आज की वर्कशीट में हम जल परिवहन एवं समुद्री पतन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यानी जो जल परिवहन है, जो हमारे जितने भी हमारे परिवहन के साधन हैं, वायु परिवहन, सड़क परिवहन या रेल परिवहन, इनके अंदर सबसे सस्ता साधन कोई है तो वह है जल परिवहन है और यह सबसे प्राचीनतम परिवहन भी माना जाता है। आगे देखते हैं हम। भारत में अंतरस्थलीय नौ संचालन जल मार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। हम बात करेंगे कि जो जल परिवहन है उसे हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला एक अंतरस्थलीय जल मार्ग और दूसरा समुद्री मार्ग, यानी आंतरिक और बाह्य जल मार्ग। आंतरिक जल मार्ग जो किसी देश की सीमा के अंतर्गत होता है, जिसमें हम नदियों के द्वारा या नहरों के द्वारा जो परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है? नदियों और नहरों के द्वारा, ये छोटे छोटे जो जल मार्ग हैं उनके द्वारा। जबकि बाह्य जल मार्ग किसके द्वारा होता है? समुद्री मार्गों के द्वारा। और जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा किसके द्वारा होगा? बाह्य जल मार्ग यानी समुद्री मार्गों के द्वारा। तो जो भारत का जो आंतरिक जो जलीय मार्ग है उसकी लंबाई 14,500 किलोमीटर है और इसमें से केवल 5,685 किलोमीटर ही मशीनीकृत, यानी जो मोटर बोट्स हैं, जो बड़ी बड़ी जो नाव है जो मशीनों के द्वारा चलती हैं, उसके द्वारा तय किया जाता है। हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्ग, यानी कि जिस प्रकार हमने नेशनल हाईवेज़ यानी राष्ट्रीय जो सड़क जो मार्ग हैं जिनकी बात की थी पिछली वर्कशीट में, तो ऐसे ही जो हमारे जो महत्वपूर्ण जो जल मार्ग हैं जिनका सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया यानी नेशनलाइजेशन, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारा जो पहला जो जल मार्ग है, राष्ट्रीय जल मार्ग, वो है हल्दिया से इलाहाबाद के मध्य और यह गंगा जल मार्ग कहलाता है। इसकी लंबाई 1,620 किलोमीटर है। और दूसरा हमारा जो जल मार्ग है वो सदिया व धुबरी के मध्य है और यह ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग पर है। तीसरा जो हमारा है जल मार्ग वो केरल में है, पश्चिमी तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक, जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। जो तीनों जल मार्ग हैं इनका विशेष महत्व है भारत के जो आंतरिक जल मार्ग के अंतर्गत हम देखते हैं। तो इसके अलावा हमारे नेशनल जो वाटरवेज हैं या राष्ट्रीय जल मार्ग हैं वो 4 नंबर भी है, 5 भी है और 6 भी है। 6 हमारा निर्माणाधीन है, जिसको हम आगे मैप के अंदर देखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं भारत की समुद्री तट रेखा की। भारत की जो समुद्री तट रेखा है वो 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। कहाँ से कहाँ तक है? यह गुजरात से शुरू होती हुई केरल, तमिलनाडु, फिर हमारी कहाँ ख़त्म होती है? पश्चिम बंगाल में, और जिस पर 12 मुख्य एवं 200 मध्यम व छोटे पतन स्थित हैं। यानी जो भारत के जो प्रमुख बंदरगाह वो 12 हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 12, और 200 छोटे और मध्यम आकार के पतन हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए मुंबई बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। जब भारत आज़ाद हुआ, तो भारत स्वतंत्र हुआ, तो भारत से पाकिस्तान अलग हो गया था और क्योंकि कराची पाकिस्तान के अंदर पड़ता था, अब सारा जो भार जो व्यापार का है वो कहाँ पर आ गया? कौन से बंदरगाह पे? मुंबई बंदरगाह पे। अब मुंबई बंदरगाह पर जब एकदम से इतना दबाव आ गया तो भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो सबसे पहला जो बंदरगाह था जिसका निर्माण किया वो कांडला था और यह कांडला नदी पर स्थित है और यह गुजरात के अंदर स्थित है, ताकि जो मुंबई के बंदरगाह पर जो भार
पैदा हो गया था उसको कम करने के लिए इसकी स्थापना की गई। और यह है ज्वारीय बंदरगाह, यानी इस बंदरगाह पर ज्वार भाटा आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मुंबई। तो मुंबई हमारे देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी भी है, सबसे छोटा बंदरगाह है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह है, यानी कि मानव निर्मित। हमारे देश का जो प्राचीनतम जो मनुष्य ने बनाया वो कौन सा है? चेन्नई। व्यापार की मात्रा एवं लादे गए सामान के संदर्भ में मुंबई के बाद इसका दूसरा स्थान है। यानी जो सामान की जो मात्रा, व्यापार जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, अगर हम उसकी मात्रा की बात करें, क्वांटिटी की बात करें, और जो सामान जो हमारा लोड किया जाता है, अगर उसके आधार पर हम देखें तो मुंबई के बाद जो दूसरा जो हमारा जो पता नहीं है पोर्ट है या बंदरगाह है वो चेन्नई आता है। अब जो हमारा जो आंतरिक जो जलमार्ग है, अगर इसकी जो देखरेख है वो कौन करेगा? तो उसके लिए भारत सरकार ने केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन निगम की स्थापना की 1967 में। और कहाँ पर की? कोलकाता के अंदर। इसके अलावा भारत सरकार ने इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की, जो शिपिंग एवं समुद्री आवागमन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 1986 में की गई। यानी कि जो शिपिंग और जो समुद्री आवागमन है, जो भी हमारा जो व्यापार के लिए जो शिप का जो आना जाना जो होता है, उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1986 में की गई। अब हम बात करें कि जो जल परिवहन वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, रेलवे के आगमन के पहले जल परिवहन लोगों और वस्तुओं के आगमन का एक प्रमुख साधन था। जब तक रेलवे का निर्माण नहीं हुआ तो उससे पहले जो जल परिवहन है वो लोगों और वस्तुओं के आगमन का एक प्रमुख साधन था। जैसे मैंने पहले बताया कि जो प्राचीनतम जो साधन था परिवहन का वो जलमार्ग ही था। इसके द्वारा ही अन्य देशों के साथ व्यापार किया जाता था और एक जगह से दूसरी जगह इसके द्वारा ही जाया जाता था। वर्तमान में जल परिवहन एक सस्ता, पर्यावरण अनुकूल एवं ईंधन प्रभावी परिवहन है। अगर हम आज के संदर्भ में बात करें तो जो जल परिवहन एक सस्ता साधन है और पर्यावरण के अनुकूल भी है, क्योंकि इसमें ईंधन की खपत कम होती है, जिसके द्वारा जो प्रदूषण है वो काफ़ी कम होता है, इसलिए पर्यावरण के अनुकूल है या इको फ्रेंडली है। और ये ईंधन प्रभावी भी, क्योंकि इसमें ईंधन की खपत बहुत कम होती है और हमारा ईंधन भी बचता है। तो ये एक ईंधन प्रभावी परिवहन भी है। इस परिवहन का प्रयोग भारी वस्तुओं की ढुलाई के लिए अधिक उपयुक्त है। जो भी हमारे जितना भी हमारा व्यापार है, जो बड़ी बड़ी जो भारी जो वस्तुएं हैं, जो माल है, वो कहाँ आ रहा है, किसके द्वारा आ रहा है? वो जहाज़ों के द्वारा आ रहा है, व्यापार हो रहा है। तो क्योंकि इसकी ढुलाई की जो लागत है वो बहुत कम पड़ती है। अगर हम वायु परिवहन की बात करें या जो अन्य परिवहन के साधन हैं उनके मुकाबले देखा जाए तो जो भी हमारा जो भारी माल है, जो कार्गो शिपमेंट है, उसकी लागत कम आती है। तो जितना भी हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो किस पे डिपेंड करता है? समुद्री मार्गों पर। और जो हमारे उद्योग हैं उसका सारा जो भी माल या कच्चा माल या जो भी मशीनरीज़ हैं वो किसके द्वारा आ रही हैं? समुद्री मार्गों के द्वारा। जो बड़े बड़े हमारे जो कार्गो शिप्स हैं उनके द्वारा। भारत के कुल यातायात में आंतरिक परिवहन का योगदान 1% है। अगर हम आंतरिक परिवहन की बात करें, जो हमने जैसे अंतरस्थलीय परिवहन की बात की, तो उसमें जो जल मार्ग का हिस्सा कितना है? केवल 1%। देश के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 95% समुद्री पतन के माध्यम से होता है। यानी जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, भारत का लगभग 95% व्यापार किसके द्वारा है? समुद्री पतनों के द्वारा हो रहा है। यानी जो हमारे समुद्री यातायात के साधन हैं उनके द्वारा हमारा जो 95% जो व्यापार है वो इनके द्वारा संपन्न हो रहा है। क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने से पहले हम एक तो जो हमारे जो राष्ट्रीय जल मार्ग हैं उन्हें भारत के मैप में देख लेते हैं, और जो हमारे प्रमुख राष्ट्रीय जो बंदरगाह हैं जिनकी संख्या 12 है उनको भी मानचित्र के अंदर देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मानचित्र है वो नेशनल वाटरवेज यानी जो राष्ट्रीय जल मार्ग है उनसे संबंधित है। तो जो पहला जो हमारा जल मार्ग है यानी जो NW1 है, यानी राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1, जो कि हल्दिया से कहाँ तक है? इलाहाबाद तक है। आगे इसकी स्थिति देखोगे, हल्दिया पश्चिम बंगाल और
इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह गंगा नदी पर स्थित है। इसे हम गंगा जलमार्ग भी कहते हैं और इसकी संख्या हमारी क्या है, NW1 यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। और जो स्टेट इसके अंतर्गत आते हैं, यूपी है, बिहार है, झारखंड है और वेस्ट बंगाल। हम बात करेंगे दूसरा जो हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग है यानी NW2, जिसकी लंबाई 891 किलोमीटर है और यह सादिया से धुबरी तक है और इसे हम ब्रह्मपुत्र जल मार्ग भी कहते हैं क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और जो स्टेट हमारे इसके अंतर्गत आते हैं, जो राज्य इसके अंतर्गत आते हैं, आसाम है, वेस्ट बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है और मेघालय है। हम बात कर देंगे हमारा जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 है, यह केरल में है, जो जिसे हम वेस्ट कोस्ट कैनल या पश्चिम तटीय नहर भी कहते हैं और ये कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। कहाँ से है? कोल्लम से कोट्टापुरम तक और इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। और जो राज्य इसके अंतर्गत आता है वो केरल है। चौथा हमारा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है NW4, वो गोदावरी और कृष्णा नदी और जो वहाँ की जो नहरें हैं उन पर स्थित है और ये काकीनाडा से पुडुचेरी तक है। इसकी लंबाई 1078 किलोमीटर है और जो इसके अंतर्गत जो राज्य हैं, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और जो पुडुचेरी जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। और जो पांचवा हमारा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो कोयंकली से तलचर तक है। इसकी लंबाई 588 किलोमीटर है और जो राज्य इसके अंतर्गत आते हैं उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल। और इसकी हम स्थिति देखते हैं, यह उड़ीसा से शुरू हो रहा है और कहाँ तक है, कलकत्ता तक, नहीं वेस्ट बंगाल तक है। अब हम बात करेंगे जो भारत के जो प्रमुख जो 12 बंदरगाह हैं उन्हें हम भारत के नक्शे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पश्चिमी जो हमारा तट है उससे हम शुरुआत करते हैं। पश्चिमी तट पे जो हमारा जो पहला बंदरगाह है जो कि गुजरात में है, कांडला है। जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि ज्वारीय बंदरगाह है और इसकी स्थापना स्वतंत्रता के बाद की गई ताकि जो हमारा मुंबई का जो बंदरगाह उस पर जो भार था उसको कम किया जा सके। उसके बाद जो हमारा दूसरा जो मुख्य बंदरगाह है वो है मुंबई और मुंबई के ही भार को कम करने के लिए नावा शोभा, जिसे हम जवाहरलाल नेहरू पोत या बंदरगाह भी कहते हैं। उसके बाद हमारा पणजी है और मारमा गाँव, ये गोवा के अंदर स्थित है। उसके बाद हमारा मैंगलोर, फिर कोच्चि जो कि केरल में स्थित है। उसके बाद हमारा तूतीकोरिन जो तमिलनाडु में है। उसके बाद चेन्नई, फिर विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में। उसके बाद पारादीप उड़ीसा और हल्दिया किसमें है, पश्चिम बंगाल में। ये हमारे देश के प्रमुख जो 12 बंदरगाह हैं वो हमने इस मानचित्र के अंदर हमने इनकी स्थिति देख ली है। अब हम जो आज की वर्कशीट की जो क्वेश्चन आंसर है उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, जल परिवहन के प्रमुख साधन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है नाव है, मोटर बोट, समुद्री जहाज, शिप, मालवाहक जहाज यानी कार्गो शिप, पाल नौका याच जिसे हम बोलते हैं, भाप चलित जहाज यानी स्टीमर, क्रूज़, होवरक्राफ्ट, पनडुब्बी। ये हमारे जल परिवहन के प्रमुख साधन हैं। जो आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जल परिवहन अन्य परिवहन की तुलना में सस्ता होता है, क्यों, क्या कारण है? तो इसका उत्तर है जल परिवहन अन्य परिवहन की तुलना में सस्ता होता है क्योंकि इसके निर्माण में परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। जैसे हम सड़क मार्ग जो हमारा सड़क परिवहन है उसके लिए सड़कों का निर्माण करते हैं या रेल मार्ग के लिए हम रेल की पटरियाँ बिछाते हैं, जबकि जो हमारा जो समुद्री या जो जल परिवहन है उसके लिए हमें किसी भी मार्ग की निर्माण की आवश्यकता नहीं पड़ती और केवल परिवहन के साधनों से ही यातायात किया जाता है। यह ईंधन प्रभावी है तथा पर्यावरण के अनुकूल है। इसके द्वारा कम खर्चे में भारी वस्तुओं की ढुलाई की जा सकती है। एक तो इसमें कम खर्चा आता है, अगर हम एक देश से दूसरे देश भारी सामान को अगर हम पहुँचाएँ तो इसमें खर्चा काफ़ी कम आता है अन्य परिवहन की तुलना में, और ये पर्यावरण के अनुकूल है। इसके द्वारा प्रदूषण भी काफ़ी कम होता है और ये ईंधन की खपत भी
कम करता है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, जो हमारी वर्षीय का तीसरा क्वेश्चन है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों के नाम लिखिए। तो हमारे जो वर्कशीट में 3 ही जलमार्ग दिए गए थे, परंतु मैंने इसके अंदर 4 दिए हैं। वैसे जो हमने मैप पढ़ा उसके अंदर 5 या 6 जो जलमार्ग दिए हुए हैं। तो हमारा जो पहला जो राष्ट्रीय जलमार्ग है, जिसे हम NW1 कहते हैं, हल्दिया से इलाहाबाद तक है, इसे हम गंगा जलमार्ग भी कहते हैं। दूसरा हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या, जिसकी संख्या 2 है, NW2, यह सदिया से दुबरी तक है और इसे हम ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग भी कहते हैं। तीसरा राष्ट्रीय जलमार्ग है कोटापुरम से कोल्लम तक, इसे हम पश्चिमी तटीय नहर भी कहते हैं। और जो चौथा हमारा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो काकीनाडा से पुडुचेरी तक है और जो कृष्णा और गोदावरी नदी पर स्थित है। अब हम पांचवा जो आज का चौथा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बंदरगाह की भूमिका का वर्णन कीजिए। पहला है बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वार कहलाते हैं। दूसरा, विश्व का 80 से 90% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बंदरगाहों से ही होता है। तीसरा बिंदु है दुनिया के एक हिस्से के लोग बंदरगाहों के माध्यम से दुनिया के दूसरे हिस्सों की यात्रा करते हैं। चौथा हमारा जो बिंदु है यह दुनिया के हिस्सों के बीच माल यानी कार्गो की आवाजाही के लिए सहायक है। और हमारा जो पांचवा बिंदु है यह लोडिंग, अनलोडिंग और स्टोरेज आदि जैसी सुविधाएं भी प्रदान करता है। आज की वर्कशीट में इतना ही। धन्यवाद।